सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं तेजेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित कहानी क्रमशः। रेखा ने डोली से बाहर कदम रखा तो आंगन की ऊबड़ खाबड़ जमीन ने उसका स्वागत किया था। वह गिरने को हुई कि उसकी ननद ने उसकी बाह थाम ली। नाक तक लंबे घूंघट में से ही उसने अपने होने वाले घर की एक झलक लेनी चाहिए। सामने ही द्वार पर कुछ औरतों का जमघट सा दिखाई दिया। उसे लगा संभवतः वही उसका घर होगा। क्या वह कोई रहने की जगह थी? घरों के नाम पर लंबी बैरकों की कतार। उसके सपनों के राजकुमार का महल ऐसा तो नहीं था। घर में गहमा गहमी थी। सब एक दूसरे से बतियाने में व्यस्त। रेखा की दादी सास ने दूल्हा दुल्हन को पास ही बैठा लिया। उसके कलीरे खोले जाने लगे, मुट्ठी खुलवाई गई, चाय नाश्ता हुआ। नींद से बोझिल आंखों से रेखा सब देखती रही और करती रही। चलो भाई चलो, बहू को आराम करने दो, बहुत थक गई है। यह उसकी ननद थी मीना। बहुत प्यार से उसने रेखा का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में छोड़ आई। थोड़ा एकांत मिलते ही रेखा ने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। बाबूजी, आपको यह घर कैसे पसंद आ गया? आप इस घर से मेरी अर्थी निकलने की बात मुझे समझा रहे थे। और भैया स्वयं तो बंबई में जुहू बीच पर बढ़िया से फ्लैट में रहते हैं और मुझे इस कस्बे के इन टूटे फूटे खंडहरों में छोड़ गए। वह तो बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद करते हैं। मेरे लिए यही घर पसंद किया उन्होंने। और उसकी सिसकियां फूट पड़ी। सुहाग रात के लिए प्रमोद एक सोने की अंगूठी लाया था। उसने प्यार से रेखा की उंगली में वह अंगूठी सरका दी। रेखा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह होने से लक्ष्मी मेरी दासी बन जाएगी। पैसा चारों तरफ होगा, मेरे किस्मत खुल जाएगी मेरी। रेखा, मेरी आंखों में देखो ना। मैंने तुम्हें कितने वर्षों से प्यार किया है। जब कुक्कू की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। कितने चक्कर मैंने तुम्हारे घर के लगाए, पर तुम तो कभी कभी ही दिखाई देती थी। उस कॉलोनी में मेरा एक दोस्त भी रहता था। एक दिन जब मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि तुम लोगों ने घर बदल लिया है। मैं परेशान सा हो गया था। अब तुम्हारा पता कहाँ से पाता? सच, तुम्हारी मम्मी की मौसी एक दिन हमारे घर आई तो उनसे तुम्हारे नए घर का पता पूछा था। कई बार वहां आया, दूर से तुम्हें देखता रहता था। पर आज तो तुम मेरी हो। तुम भी तो कुछ बोलो ना। जी, प्रमोद व रेखा हनीमून के लिए श्रीनगर चले गए। प्रमोद की बुआ भी श्रीनगर में ही रहती थी। दोनों वहीं जाकर ठहरे। सब प्रसन्न थे। रेखा को फरवरी में कश्मीर की सर्दी रास नहीं आई। सर्दी, जुखाम और बुखार का दौर शुरू हो गया। प्रमोद खिन्न हो उठा था। जीवन की शुरुआत ही गलत हुई थी। विवाह को 1 महीना बीत गया। सास ससुर अपनी बहू से काफी खुश थे। प्रमोद भी अपनी पत्नी के व्यवहार से संतुष्ट था। रेखा ने अपने मृदुल स्वभाव से सबका मन जीत लिया था। सास भी अपनी बहू पर वारी वारी जाती दिखती। प्रमोद की बुआ श्रीनगर से दिल्ली आई थी। भाभी जी, रेखा बहुत ही अच्छी लड़की है। हमारा तो इसने मन मोह लिया है और जीन्स पहनकर तो बहुत ही सुंदर दिखती है। अरे रेखा, वह तस्वीर भाभी जी को नहीं दिखाई जो वहां तुमने बाल खोलकर खिंचवाई थी? रेखा की सास की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सुनो प्रमोद, हमें यह लड़कों वाले कपड़े अपनी बहू को नहीं पहनवाने। यह नंगापन हमारे खानदान में नहीं चलेगा। तुम्हारे फूफा जी के सामने इसकी हिम्मत कैसे हुई जीन्स पहनने की? रेखा हैरान सी खड़ी रह गई थी। बुआ रेखा की सास से बतिया रही थी। भाभी जी, प्रमोद की बीवी का अपने मायके से ज्यादा ही प्यार लगता है। हमारी भी शादी हुई थी, हम तो ससुराल के ही होकर रह गए थे। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, अभी नई नई है ना। भाभी जी, मैं मानती हूँ कि माँ बाप छोड़े नहीं जाते, पर कोई सीमा भी तो होनी चाहिए ना। हाँ बहना, पर हम क्या कहें? प्रमोद ही समझाए तो समझाए। वह तो जोरू का गुलाम बना हुआ है, उसकी क्या कहें? रेखा चुपचाप बर्तन धो रही थी।
रेखा, मेरी एक बात सुन लो। अब यह रोज रोज अपनी माँ के घर जाना बंद करो। मुझसे फिजूल में बातें नहीं सुनी जाती। आपको कौन बातें सुनाता है? मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरी बात समझ लो, बस। रेखा अपने पति के बदलते हुए व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। सुनो जी, बहू का पाँव भारी है। अब तो पोता आने वाला है। रेखा बेटा, जरा ध्यान से काम किया करो। ऐसी हालत में ज्यादा काम ठीक नहीं है। ससुर जी का प्यार छलक पड़ा। अजी रहने दो जी, बच्चे तो हमने भी जने थे। आपकी माँ तो हमसे सारा काम लेती थी। आजकल कुछ अधिक ही नखरे चल पड़े हैं। प्रमोद की माँ, मैंने तो सावधानी की बात यूं ही कह दी। बाकी तुम जैसा ठीक समझो, घर चलाओ। भला मैं क्यों पचड़ों में पड़ूं? रेखा निर्विकार खड़ी यह वार्तालाप सुनती रही। रेखा कपड़े धो रही थी। बुआ ने आकर अपने बेटे के कच्छे और बनियान भी रख दिए। बेटा जरा इन्हें भी धो देना। गंदे कपड़े देखकर रेखा को उबकाई सी आने लगी। सारे कपड़े धोकर वह थक सी गई थी। वह उठकर अपने कमरे में आ गई। सास और बुआ का संवाद दीवारों से ठन कर भीतर आ रहा था। उठूं अब रोटी सेक लूं। भाभी जी, दो दो बेटे ब्याह लिए, फिर भी चौके से फुर्सत नहीं मिली आपको? क्या करूं बहन, अपनी अपनी किस्मत है। महारानी जी आराम जो फरमा रही हैं। रेखा उठकर रोटी बनाने लगी। उसे चक्कर आने लगे और उबकाई भी। वह गिर पड़ी। ये क्या हो गया? दो रोटियां सेकने में ही चक्कर और उल्टियां? सुमित्रा ने मालूम नहीं क्या बदला लिया है हमसे। अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले मर दी है। रोज चक्कर और उल्टियों के चक्कर ही खत्म नहीं होते। रेखा बेसुध पड़ी थी। सास बुआ की गोष्ठी जारी थी। बहन जी, मेरी ननद के लड़के की शादी हुई है। फ्रिज टेलीविजन के साथ 50,000 नगद मिला है। आपने कहाँ माथा भिड़ा लिया? बहन, हम तो सोच रहे थे कि सबसे छोटी लड़की है, छोटा परिवार है, भाई कस्टम में है, सारी चीजें इंपोर्टेड मिलेंगी। यहाँ तो देसी भी नहीं दिखाई दी। बैसाखी पर तो 2 डिब्बे मिठाई से ही काम चला लिया और 51 रुपए देकर मेरी बेइज्जती कर दी। भला आजकल कोई 51 रुपए शगुन में देता है? आप एक काम कीजिए, प्रमोद को हाथ में रखिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। रेखा की रुलाई फूट पड़ी। सुनिए, आपकी बुआ जी बेवजह माँ जी को कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। सारा दिन दोनों मिलकर मुझे कोसती रहती हैं। मैं अपनी बुआ को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको अपनी बुआ पर इतना विश्वास है और मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। ये सुबह सुबह क्या पचड़ा ले बैठी तुम? मैं अभी उन दोनों को बुलाकर पूछता हूँ कि वह क्या कहती हैं तुम्हें। आपको मेरी कसम, आप घर में फसाद मत खड़ा करें। मैं अगर आपको अपना दुख ना बताऊं तो किसे बताऊं? मैं कुछ नहीं सुनने वाला। माँ, बुआ जी, आप दोनों यहाँ आइए। क्या बात है बेटा? यह कहती है कि आप दोनों सारा दिन इससे ताने मारती हैं, कोसती हैं। बताइए क्या बात है? हाय राम, यह तुम्हें ऐसी बातें सिखाती है? इतना गंदा दिमाग है इसका। मैं तो इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, और अगर तेरी बुआ ने भी बच्चा समझकर कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरे कान भरे। प्रमोद की आंखें रक्त रंजित थीं और रेखा की आंखों में शून्य था। भाभी जी, बुरा मत मानिएगा। बहू का बार बार प्रमोद जी कहना कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे खानदान में तो पति का नाम लेना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। तुम प्रमोद को ही बताओ ना, कितना हिड़ हिड़ करते उसका नाम लेती है। पता नहीं माँ बाप ने क्या शिक्षा दी है। माँ जी जरा धीरे बोलिए, रेखा सुन लेगी। डर होगा तुझे, जोरू के गुलाम। हमें कोई डर नहीं है, किसी के घर का नहीं खाती। रेखा ने सब सुन लिया था। रेखा अपनी भाभी को पत्र लिख रही थी। प्रमोद पीछे ही खड़ा था। रेखा, तुम्हें पत्र में मेरा नाम लिखते हुए जरा भी संकोच नहीं होता? क्यों? मेरी तो चाची जी भी चाचा जी का नाम लेकर बुलाती हैं। आजकल तो सभी। तुम्हारी बहस की आदत से तो मैं परेशान हो गया हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। जो कहता हूं उसे मानना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। वे बड़े लोग हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। रेखा ने आज फिर अपने बाबूजी को याद किया। रेखा कुछ दिन मायके रहकर आई तो साथ में कुछ एक मिठाई के डिब्बे लाई। एक साड़ी सास के लिए भी थी। सास का चेहरा साड़ी देखकर खिल सा उठा। साड़ी इंपोर्टेड थी। प्रमोद के कपड़े भी इंपोर्टेड थे। रेखा के भाई साहब बंबई से लाए थे।
सास को साड़ी पसंद आई। रेखा, अब जरा फॉल भी लगा दो तो मैं पहन लूंगी। सास ने आज कोई ताना नहीं मारा, किंतु प्रमोद को संभवतः कपड़े पसंद नहीं आए। तुम्हारी माँ तुम्हें तो अच्छे कपड़े देती हैं, पर जब मेरी बारी आती है तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। क्यों? आपके कपड़ों को क्या हो गया? मैं इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा। शादी में एक तो सूट दिया, वह भी लगता है जैसे किसी मटके में से निकाला हो। कमीज का रंग तो ऐसा है जैसे मुझे संन्यास लेकर हरिद्वार जाना हो। आप सारा समय कड़वी बातें क्यों सोचते रहते हैं? क्यों न सोचूं? उन्होंने तो बस अपनी भला मेरे गले मढ़ने की कोशिश की है। अपना सोना हमारे सोने से मिलाकर देख लो, किसका भारी है। यह अंगूठी देखिए, जैसे कागज की बनी हो। रेखा सोच में पड़ी हुई थी। भाभी जी, प्रमोद से कहकर बहू की नौकरी क्यों नहीं लगवा देते? घर का काम तो आजकल की लड़कियों से होता नहीं। कुछ कमा कर लाए तो अच्छा रहेगा। मेरी देवरानी वोल्टास कंपनी में काम करती है। अगर आप कहें तो मैं बात करूं, थोड़ा हाथ भी खुला हो जाएगा। प्रमोद से बात करके देखते हैं। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। रेखा को तीसरा महीना चल रहा था। रेखा, बुआ जी ने एक नौकरी बताई है। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर मेरी हालत अभी तो नौकरी करने जैसी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उल्टियां आने लगती हैं। फिर मेरी अंग्रेजी भी तो इतनी अच्छी नहीं है। वह तो खैर चिंता की बात नहीं। पहले तो तुम्हें कोर्स करना होगा टेलीफोन ऑपरेटर का। पर आपको मालूम तो है कि बसों में मैं अभी सफ़र नहीं कर सकती। अपनी माँ के घर जाना हो तो कोई बात नहीं, काम की बात के लिए तुम्हें उल्टियाँ आती हैं। आप हर बात में जिद पर क्यों उतर आते हैं? आपको मालूम तो है कि मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाती। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए तो अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, नौकरी तो तुम्हें करनी ही होगी। इस तरह हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आप जिद कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, यह कभी पूरी नहीं होगी। याद रखना, अगर मेरे साथ रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, वरना अपना रास्ता नापो। क्या? रेखा हतप्रभ सी खड़ी थी। प्रमोद बेटा, ले बादाम खा ले। सारा दिन काम करके थक जाता है। माँ, कभी कभी रेखा को भी दे दिया करो, काफी कमजोर होती जा रही है। हमसे नखरे नहीं सहे जाते। घर में पड़े रहते हैं, जब दिल करे खा लिया करे। और फिर मेरे किस काम की? आज 4 दिन हो गए, 10 बार कह चुकी हूँ कि मेरा एक ब्लाउज सिल दे। मशीन दहेज की है तो घिस तो नहीं जाएगी। हमारा तो अपना ही सिक्का खोटा है, हम दूसरे को क्या कहें। अगर तू ही ठीक होता तो उसकी क्या मजाल कि मेरा कहना न माने। माँ का काम करने में तुम्हारे हाथ टूटते हैं क्या? अगर एक ब्लाउज सिल देती तो तुम्हारी मशीन घिस जाती। आप कभी तो प्यार से भी बात किया कीजिए ना। तुम प्यार के काबिल हो ही कहाँ। यह तो मैं हूं जो तुम्हें सह रहा हूं। कोई और होता तो कब की बाप के घर बैठी होती। आप हर समय मेरे बाप की बेइज्जती नहीं कर सकते। रेखा की सहन शक्ति चुकती जा रही थी। करूंगा और जरूर करूंगा। उन सालों ने दिया ही क्या है दहेज में? और अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो उनके पास ही जाकर बैठो। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप तो गरीब हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर घर में पड़े सारे सामान पर एक निगाह डालो। ये पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, मशीन, रेडियो, पंखा, अलमारी, ट्रंक, बिस्तर, बर्तन, सब कुछ उनके घर से ही आए हैं। आपने या आपके माँ बाप ने क्या घर बनाया था सारी उम्र में? एक फ्रिज और टेलीविजन नहीं दिया तो मेरे माँ बाप को आप गालियां देते रहेंगे? बदतमीज, मेरे सामने बोलती है। बकवास बंद कर। हाँ हाँ, आज मेरी बोलने की बारी है। तुम आज केवल सुनोगे। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं आज ही जा रही हूँ। अगर नौकरी करके ही जीना है तो अकेली रह लूंगी। मैं तुम्हारी गालियां और मार नहीं सहूंगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो स्टोव फटने से जलकर मर जाती हैं। अब मैं तभी आऊंगी जब तुम मेरे सामने नाक रगड़ोगे। नाक रगड़ेगी मेरी जूती। हमारे खानदान को तुम जानती नहीं हो। मेरे चाचा ने अपनी पत्नी को 10 साल छोड़ रखा था। मैं 20 साल तक छोड़ सकता हूँ। तुम अपने परिवार की रीति पूरी करो। मैं जा रही हूँ। रेखा अपना सूटकेस लगा रही थी। आज प्रमोद बहुत चक्खड़ा था। रेखा को बेटा हुआ है। प्रमोद अस्पताल के बाहर कई चक्कर लगा चुका है। रेखा को मनाने जाए या नहीं, वह समझ नहीं पा रहा। रेखा को निकालकर उसने ठीक किया या नहीं, वह इसी द्वंद्व में है। उसके बच्चे की शक्ल कैसी होगी? क्या प्रमोद सचमुच बदल गया है, या लड़का होने पर उसे ससुराल से तगड़ा माल मिलने की आशा है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।